मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो है टाइमलाइंस ऑफ कोलकाता डॉक्टर केस, कोलकाता डॉक्टर मामले के घटनाक्रम। हम इस घटनाक्रम के कुछ डेटों का आज विश्लेषण करेंगे और सीबीआई इसे एक साधारण सा केस मान के चल रही है, लेकिन ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। इस घटना से कुछ दिन पहले की डेटों को भी इससे लिंक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जो डॉक्टर हैं उनके माता पिता ने बताया है कि इस डॉक्टर की थीसिस को भी बदल दिया गया था। यानी पहले से ही ये डॉक्टर इस अस्पताल प्रशासन के टारगेट पर थी और ये कंस्पायरेसी है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। इसमें आप जो संजय राय है, मैंने अभियुक्त है जिसको अरेस्ट कर रखा है सीबीआई ने, उनकी कुछ डेटों को खंगालना होगा और संदीप घोष जो प्रिंसिपल था कॉलेज का और ये संजय राय है, इनके मोबाइल फोनों को जब्त करना होगा और पूरी कॉल डिटेल उनकी देखनी होगी और इनके अगर कोई लैपटॉप हैं ऑफिशियल या पर्सनल, उनको भी सीबीआई को जब्त करना होगा और उसमें भी रिकॉर्ड खंगालना होगा। कॉल डिटेल से जो है ना काफ़ी चीज़ें उजागर हो सकती हैं संजय राय के फ़ोन से और संदीप घोष के फ़ोन से। आइए आज की वीडियो का हम विश्लेषण करते हैं। व्हाट हैपेंड बिफोर और ऑन द नाइट ऑफ द इंसिडेंट, यानी इस इंसिडेंट से पहले और बाद में क्या घटा। 8 तारीख से शुरू नहीं करना पड़ेगा, ये कम से कम 1 तारीख से शुरू करना पड़ेगा सीबीआई को इसका इन्वेस्टिगेशन, और मैं 5 तारीख से 8 तारीख तक का पहले विश्लेषण करता हूँ। ये डेटें जो है सोशल मीडिया से ली गई हैं और इसकी सत्यता का मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन सीबीआई को इन पर विचार करके यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। 5 से 8 अगस्त संजय राय पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की बैठक में भाग लेने के लिए खड़गपुर के सलुआ गए थे। वे 5 अगस्त से 8 अगस्त तक वहां रहे। उन्होंने दावा किया है कि वे सिविक असिस्टेंट के तौर पर ड्यूटी। ये 5 से 8 तारीख की डेटें बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटें हैं और वे कहाँ रुके, किसके पास रुके, इन डेटों के दौरान क्या क्या कॉन्स्पायरेसी तैयार की गई, क्या क्या षड्यंत्र तैयार किया गया। क्योंकि जैसे ही वो 8 अगस्त को आते हैं कोलकाता में और उसी दिन आरजी कर अस्पताल में ये इंसिडेंट हो जाता है, इसलिए 5 से 8 अगस्त की डेटें बहुत ही महत्वपूर्ण डेटें हैं। यहाँ पूरा जो है ना स्क्रिप्ट लिखी गई है कि इसको कैसे अंजाम देना है। पूरा अस्पताल प्रशासन इस डॉक्टर से डरा हुआ था। वहाँ की जितनी अनियमितताएं थी और जितने गैर कानूनी काम होते थे उन सब के बारे में इस डॉक्टर के पास जानकारी थी, इसलिए इन डेटों में कहाँ रहा, वो किससे मिला, उन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और फिर 8 अगस्त सुबह वो सीधा जहाँ भी वो कह रहा मैं सलवा में गया हूँ, वहाँ से आते ही 8 अगस्त की सुबह कोलकाता लौटने पर संजय राय सबसे पहले आरजी कर अस्पताल गए। आते ही वो अस्पताल में जाता है, यानी कि वो अपने मिशन पर लग जाता है, जहाँ वे एक ब्रोकर के तौर पर काम करते थे ताकि एक मरीज को भर्ती कराया जा सके। वो मरीज कौन था, और ये भी तो हो सकता है कि इस क्राइम में उसका साथ देने वाला हो, फर्जी मरीज बन के आया हो। मरीज को भर्ती कराने की पुष्टि करने के बाद वे अस्पताल से चले गए, लेकिन उसी रात बाद में वापस लौट आए। उस रात को फिर वो बाद में आया है, यानी वो इस पूरी घटनाक्रम की प्लानिंग कर रहा था, इसको कैसे कैसे अंजाम देना है। जो लोग इससे जुड़े हैं इस घटनाक्रम में कम से कम 3 से 5 लोग इन्वॉल्व हैं और संजय राय को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसके फ़ोन कॉल्स को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसका कोई लैपटॉप होगा उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, तो ये पूरा षड्यंत्र उजागर होगा। 8 अगस्त की रात के 11 बजे उस डॉक्टर ने अपने माता पिता से बात की है। महिला डॉक्टर ने अपने 4 सहकर्मियों के साथ रात का खाना खाया,
जिसे उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। उसने अपने सहकर्मियों के साथ ओलंपिक नीरज चोपड़ा का भाला फेंक प्रदर्शन 2:30 को सुबह इतने बजे देखा था। उसके बाद वह सेमिनार हॉल में चली गई। यानी कि उसने ऑनलाइन खाना मंगाया है। कौन डॉक्टर इसके साथ थे जिन्होंने खाना खाया? कहीं ऐसा तो नहीं है उस डॉक्टर के खाने में कोई स्लो पॉइजन दिया गया हो ताकि वो 2:30-3 बजे तक बेहोश हो जाए। इसके बाद 11 बजे वो खाना मंगाती है तो 8 अगस्त रात लगभग 11 बजे संजय उसी मरीज की एक्सरे कराने के लिए आरजी का अस्पताल लौटा। वो दोबारा संजय राय फिर हॉस्पिटल में आता है और कहता है कि मैं उसी मरीज की एक्सरे कराने के लिए आया था। यानी पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही थी और उस डॉक्टर की मॉनिटरिंग की जा रही थी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान मरीज का परिवार भी उसके साथ था। यानी कुछ लोग और आए हुए होंगे और वो भी हो सकता है षड्यंत्र में शामिल हों। उनके साथ कुछ मिनट बिताने के बाद संजय अस्पताल की इमारत से बाहर चला गया। वो फिर बाहर चला गया। जिन और लोगों से उसकी कनेक्टिविटी थी पूरा वो प्लान तैयार करता। इसके बाद 9 अगस्त को सुबह संजय राय रात करीब 1 बजे एक अन्य मरीज की मदद करने के लिए फिर से अस्पताल लौटा जिसकी सर्जरी होनी थी। ये मरीज भी इसमें शामिल हो सकता है। इन दोनों मरीजों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कौन मरीज थे और क्या इनको परेशानी थी और इन मरीजों की मदद के लिए आने के साथ साथ कोई और इसका सहयोगी तो इसके साथ नहीं आया है। वहाँ पर पूरा अस्पताल में इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और इस मरीज की मदद करने के बाद वह अस्पताल परिसर में ही रहा। यानी इसके बाद वो बाहर नहीं रहा जहाँ उसने अस्पताल की इमारत के पीछे मरीज के एक रिश्तेदार के साथ शराब पी। ये पता नहीं मरीज का रिश्तेदार था या इसका सहयोगी था जिन्होंने मिलकर शराब पी। जिसे के साथ शराब पी है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए ताकि पता लगे वो इसका सहयोगी तो नहीं। उसने मरीज के परिवार को आर्थिक मदद भी की और उनके घर जाने के लिए उबर बाइक का इंतजाम भी किया। उसने उबर बाइक का इंतजाम किस लिए किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इसका सहयोगी आया हो और उसके साथ 1-2 बंदा पेशेंट बन के आया हो, उनको वापस जाने के लिए इसने बाइक अरेंज कराई हो और उनको कुछ पैसे भी, जैसा कि टाइमलाइन में सोशल मीडिया पर दिया हुआ। फिर 9 अगस्त को सुबह 3 बजे यानी लगभग 3 बजे संजय अस्पताल में चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग की 3री मंजिल पर वापस गया। वो इस डॉक्टर की पूरी रैकी कर रहा था। 2:30 बजे तक वो जग रही थी। इसके बाद वो दोबारा 3 बजे देखने गया है कि ये डॉक्टर बेहोश हुई या ये सो गई है। उसका स्टेटस पता करने के लिए फिर वो 3 बजे चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग की 3री मंजिल पर वापस गया। और जो पुराने सुपरिटेंडेंट साहब हैं जो इस हॉस्पिटल से रिटायर हुए हैं वो कह रहे हैं कि चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग और सेमिनार बिल्डिंग बहुत ही सिक्योरिटी के तहत होती हैं और वहाँ हर कोई आदमी नहीं जा सकता। ये इसके लिए ये अप्रोचेबल क्यों थी इसका भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये पहले से ही प्री प्लानिंग थी और इसमें हो सकता है कि हॉस्पिटल का कोई बड़ा कांड उजागर होने वाला हो, वहाँ पर चल रही गतिविधियों का एक्सपोजर होने वाला हो, इसलिए इस डॉक्टर को ठिकाने लगा दिया गया और बड़ी क्रूरता के साथ, यानी कि इसके साथ ये जघन्य अपराध करने वाले लोग इससे बहुत क्रोधित थे। नहीं तो इतना जघन्य अपराध कोई नहीं करता। ये सामान्य रेप का या हत्या का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र। कुछ ही मिनटों में वह सेमिनार हॉल में घुस गया। जब उसको पता लग गया कि वो डॉक्टर जो है बेहोश हो चुकी है या सो चुकी है, जहाँ महिला डॉक्टर आराम कर रही थी, जो भी इसके सहयोगी होंगे 2 या 3 या 4, ये सब उसके अंदर घुस गए। यहीं पर उसने कथित तौर पर उसका बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी, जैसा कि वो बता रहा है। ये अकेले आदमी का काम नहीं है। संजय लगभग 40-45 मिनट बाद सेमिनार हॉल से निकल गया। महिला सेमिनार हॉल में सो रही, ये बता रहा है। तो ये जो है उसके फेस को दीवार के साथ टकराया गया है, जिससे दीवार पर निशान भी हुए हैं। उसका चश्मा टूट के उसकी आंखों में धंस गया है। उसके नाक से खून आ रहा था, यानी उसको बुरी तरह मारा गया था।
इसी कारण वहां पर कंस्ट्रक्शन का कार्य किया गया और 7,000 आदमियों के मोब के साथ उस पर हमला कराया गया ताकि क्राइम सीन को बदला जा सके, डिस्टर्ब किया जा सके, खराब किया जा सके। तो इतनी जल्दी क्या थी वहां पर जो है टॉयलेट बनाने की, कह रहे हैं लेडीज टॉयलेट बना रहे थे, ये क्राइम वाले दिन ही बनना था क्या? पूरा अस्पताल प्रशासन, शासन और पुलिस प्रशासन सब मिले हुए हैं। बहुत बड़ी ये कंस्पायरेसी है। सीबीआई को उसको विस्तृत तौर पर इन्वेस्टिगेट करना होगा, नहीं तो फिर किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा हो सकता है। 9 अगस्त सुबह 4:30 बजे सीसीटीवी फुटेज में संजय को लगभग 4:37 पर वहां से निकलते हुए देखा है और वो अपनी बैरक में जाके सो गए। उसने किसी को भी इसकी इत्तला नहीं दी, ना वहां पुलिस वालों को बताया कि मैंने इस तरह का क्राइम कर दी। यानी ये इस गलतफहमी में थे कि इस घटना को आत्महत्या का रूप दिया जा सके। और शुरू में संदीप घोष ने ऐसी कोशिश भी की, पेरेंट्स को बताया कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर ली। जब पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाहरी बॉडी पर 14 चोट के निशान और अंदरूनी 9 चोट के निशान इन्होंने देखे, तो इन्होंने सोचा ये जो है ना आत्महत्या का मामला नहीं बन सकता, इसलिए इसको जो है हत्या और रेप में बदल दिया जाए। और दुर्घटना के 2.5-3 घंटे बाद एफआईआर क्यों हुई? एफआईआर उसके बाद की गई है जब उसका दाह संस्कार कर दिया गया ताकि कोई निशान और ना बचे, कितनी हड्डियां टूटी थी, कितनी चोटें उसकी बॉडी पर थी। उसके बाद जैसी चाहिए वैसी पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली और ये बहुत ही भयानक और भयावह दुर्घटना है, हादसा है। इसलिए इसको सीबीआई को डिटेल से इन्वेस्टिगेट करना होगा और असली षड्यंत्रकार जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है, वो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पुलिस प्रशासन का आदमी हो, चाहे अस्पताल प्रशासन का आदमी हो, उसकी तह तक पहुंचना होगा ताकि हमारी बहन बेटी और डॉक्टरों में सुरक्षा का भाव हम जगा सकें। और मैं डॉक्टरों से भी अपील करता हूं कि वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें। सुप्रीम कोर्ट पूरा आश्वासन दे रही है कि इसमें पूरा न्याय होगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो और अपनी सेवाएं वे चालू कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन सीबीआई और दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, माननीय ताकि कोई निशान और ना बचे, कितनी हड्डियां टूटी थी, कितनी चोटें उसकी बॉडी पर थी। उसके बाद जैसी चाहिए वैसी पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली और ये बहुत ही भयानक और भयावह दुर्घटना है, हादसा है। इसलिए इसको सीबीआई को डिटेल से इन्वेस्टिगेट करना होगा और असली षड्यंत्रकारी जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है, वो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पुलिस प्रशासन का आदमी हो, चाहे अस्पताल प्रशासन का आदमी हो, उसकी तह तक पहुंचना होगा ताकि हमारी बहन बेटी और डॉक्टरों में सुरक्षा का भाव हम जगा सकें। और मैं डॉक्टरों से भी अपील करता हूं कि वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें। सुप्रीम कोर्ट पूरा आश्वासन दे रही है कि इसमें पूरा न्याय होगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो और अपनी सेवाएं वे चालू कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन सीबीआई और दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के लिए बहुत लाभदायक होगी। संभावना पर परिणाम टिका होता है, तो इस तरह की पूरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को करनी होगी। फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान जो है पीड़ित डॉक्टर के माता पिता को जल्दी और उचित न्याय दे।